Hi everyone. I would like to start this video with a story. When I was in class 7th, I used to study very hard. I always dreamt of coming in top 3 or top 10 of my class at least. But results were never in my favor. मेरा rank 25th, 26th, 27th ऐसे आता था. Taking sympathy at me one day, my teacher called me for a discussion. She asked me that in spite of studying so hard, why I am not getting the results. After listening to the entire conversation, she told me these two lines that Anchit, running harder and faster is not going to help you unless and until you are running in the right direction. वो दिन है और आज का दिन है. I always make sure now that whatever I am going to do, I spent a decent amount of time in deciding मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है before I start the implementation. The same thing applies to your examination process also. अब आपके पास इतना टाइम नहीं है that you follow the same process that would have been followed if you would have started 6 months or 9 months ago. Now your strategy has to be much smarter. It has to be much robust to help you clear the exam in the upcoming 50 days. So in this video, since there are around 7 weeks left, I'm going to tell you 7 fundas. आपको उस पर ट्रस्ट करना है और उसको इंप्लीमेंट करना है एंड यू विल सी द रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ. आई एम नॉट सेइंग दैट उससे डेफिनेटली आपका फेज 1 क्लियर हो जाएगा, बट यू विल परफॉर्म फार बेटर देन व्हाट यू वुड हैव परफॉर्म्ड इफ यू वुड नॉट हैव फॉलोड दीज फंडास. सबसे पहला फंडा इज अबाउट द राइट सीक्वेंस और एटलीस्ट डूइंग अ बिट ऑफ प्लानिंग. नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट क्लियर. व्हाट शैल आई प्रिपेयर? शैल आई ओनली गो फॉर फेज 1 और शुड आई आल्सो स्टडी फेज 2? तो बस इसमें बहुत क्लियर कहानी है दैट आप फेज 1 फेज 2 दोनों नहीं कर पाओगे, बट दोनों जरूरी भी हैं. एक आपको क्वालिफाई कराएगा, दूसरा आपको सेलेक्ट करवाएगा. सो हमें एक बीच का रास्ता लेना है. वी शैल नॉट बी डूइंग ऑल ऑफ द फेज 2 बिकॉज फेज 1 बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट नाउ. लेकिन हमें फेज 2 का कुछ पार्ट करना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू डू द एंटायर फेज 2 आफ्टर फेज 1. सो व्हाट आई टेल यू इज कि आप फेज 1 के लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स तो करोगे ही, साथ में आप फाइनेंस करो. यू कुड हैव डन मैनेजमेंट ऑल्सो हियर, बट दैट वुड दो हैव गिवन यू सम कॉन्फिडेंस, बट आई थिंक फाइनेंस कैन बी अ मेजर चैलेंज. अगर आप उसको पहले कर लें, योर लाइफ विल बिकम लॉट इजियर आफ्टर फेज 1. और फेज 1 के बाद यू शैल इमीडिएटली स्टार्ट विद मैनेजमेंट. कोई इकोनॉमिक्स या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से स्टार्ट नहीं करना है, मैनेजमेंट से सबसे पहले स्टार्ट करना है, फिर ईएसआई और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे आना है. ये सारी चीजें हो जाएंगी. ईएसआई इज मोस्ट ऑफ दी नो करंट अफेयर्स दैट यू वुड बी स्टडिंग हियर, वही यहाँ पे रिपीट होना है. एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज मेनली अबाउट आंसर राइटिंग. अगर आप यहाँ पे आंसर राइटिंग कर लेंगे, आई थिंक यू कैन टेक केयर ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऑल्सो. तो ये एक राइट सीक्वेंस ऑफ कॉम्पोनेंट्स है. डोंट बी कंफ्यूज्ड. ज्यादा टारगेट्स मत रखिए, वो पूरे नहीं होंगे. सेट स्मॉलर टारगेट्स फॉर योरसेल्फ बिकॉज दैट टेक्स यू इनटू अ स्पाइरल. आप छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करेंगे, यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड यू विल मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट सेट ऑफ टारगेट्स. सारा कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक विशियस सर्कल बन जाएगा जो आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा. द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट फंडा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो इज अबाउट क्वांट एंड रीजनिंग. नाउ क्वांट एंड रीजनिंग, अगर आप बैंकिंग बैकग्राउंड से नहीं है, आप लिख लीजिए. इफ यू आर स्टार्टिंग या आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपोजर है, यू विल नॉट बी एबल टू कवर द एंटायर set of chapters that needs to be covered in quant and reasoning. बहुत vast है and the level is very high. But the thing that saves us actually, that gives us some confidence actually, is that the cutoffs in your exam are not that high. It would be around 4 to 5 in quant and around 9 to 11 in reasoning if we go by the previous year trends, which can obviously change, but let's focus on what the trend says. तो quant reasoning में, quant में 5 नंबर लाने हैं 30 में से, रीजनिंग में 10 से 15 नंबर लाने हैं 60 में से. सो इट इज वेरी क्लियर दैट यू शैल नॉट बी टारगेटिंग कि मुझे 20 क्वेश्चन क्वांट में करने हैं या 40 रीजनिंग में करने हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम एंड द लेवल इज रियली हाई. सो आपको टाइम ही इतना मिलेगा कि आप क्वांट में 8-9 क्वेश्चन कर पाएंगे और रीजनिंग में 18-20 कर पाएंगे, 25 कर लेंगे चलो. So you have scope of leaving lot of questions. That is, you have scope of leaving lot of chapters in your preparation.
मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा है, बिकॉज आप लिमिटेड चैप्टर्स करके जाएंगे तो सिलेक्शन एग्जाम में और इजी हो जाएगा कि मुझे तो यही आता है, लेट मी सिलेक्टेड एंड डू दैट। तो आप कुछ लिमिटेड चैप्टर्स कीजिए, क्वांट में 10-12 कर लीजिए, रीजनिंग में आई वुड से कि आप पजल्स छोड़कर बाकी चैप्टर्स कर लीजिए। टू एलेबोरेट मोर ऑन दिस आई वुड से क्वांट में देयर आर सर्टेन सेट ऑफ चैप्टर्स विच यू कैन नोट डाउन। बाकी आई मीन वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इट्स बेस्ड ऑन सम जेनरिक एडवाइस। इफ यू हैव सम ओन focus areas, your own focus areas or your own strength areas, you can go for those chapters. Time and work, time, speed and distance, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। परसेंटेजेस, फोर्थ इज रेशियो प्रोपोर्शन, फिफ्थ इज नंबर सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ इज डीआई, नॉर्मल डीआई की कीजिए, अरिथमेटिक डीआई मत कीजिए। डू द डीआई ओनली बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेजेस और एवरेजेस, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लीजिए, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। बट जो भी चैप्टर्स आप क्वांट में करेंगे, मेक श्योर दैट यू कवर देम एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एंड दैट कैन ओनली बी डन इफ यू प्रैक्टिस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, different levels of questions, and at least you shall be practicing around 200 questions on each of these chapters. तभी वो आपका कमांड बनेगा, तभी आप उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। दैट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द कट ऑफ इन दीज एग्जामिनेशंस। For reasoning, as I told you, there are around half of the questions on your puzzles and another half is on miscellaneous topics. So one set of strategies to just focus on puzzles, but that is not advisable because in exam, I've seen multiple times students complaining about this, that they were good in puzzles, but then they picked up a puzzle, they were not able to solve a puzzle in first 15 minutes and then they panicked. So this is not an advisable strategy. Rather, more advisable would be to focus on other miscellaneous topics where questions are not lengthier, they are doable. And if you spend around 25-30 minutes on those questions from miscellaneous topics, there's a good chance that you might be able to solve 9-10 questions and clear your cutoff. तो ज्यादा फोकस मिसलेनियस टॉपिक्स पे कीजिए, उसके बाद पजल्स प्रिपेयर कीजिए। इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो जस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग दोस मिसलेनियस टॉपिक्स क्वेश्चंस फर्स्ट। और वो मिसलेनियस टॉपिक्स यू कैन नोट इट डाउन: ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म एंड रिवर्स सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, rankings, inequalities, then statement assumption, cause and effect, and all those non-verbal reasoning topics. तो ये टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो, unless and until you are really god in puzzles। वो भी भगवान भी हार सकता है, ऐसे पजल्स आरबीआई एग्जाम में सेट कर रहा है, ठीक है। और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिए। आई ट्रूली बिलीव दैट व्हाट यू नो is not directly proportional to how many marks do you get in the exam. आपकी नॉलेज एक तरफ है, बट हाउ डू यू इंप्लीमेंट इट एंड कन्वर्ट इट इनटू मार्क्स इज समथिंग अ स्पेशल टैलेंट। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार, एंग्जाइटी होती है, टाइम मैनेज करना होता है, पैनिक आ जाता है एकदम 2 क्वेश्चन ना निकले, तो राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस सेलेक्ट करना एक अपने आप में फाइट हो जाती है। तो ये सारी चीजें आई वांट यू टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट इट बाय सॉल्विंग लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट। उससे आप एक ही ऑब्जेक्टिव से सेक्शनल टेस्ट देंगे कि मुझे इस सेक्शनल टेस्ट में कट ऑफ क्लियर करनी है इन द लिमिटेड टाइम दैट आई वुड गेट इन द एग्जाम, दैट्स इट। तो बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिए, रिवीजन भी होगी, एग्जाम प्रैक्टिस भी होगी, एंड यू विल ऑटोमेटिकली डेवलप दैट नैक ऑफ पिकिंग अप द राइट क्वेश्चंस। वो बहुत ज्यादा सेक्शनल टेस्ट देने से ही आएगा। The next set of fundas that I want to give is with respect to current affairs. So current affairs बहुत वास्ट है। सबसे पहले सिर्फ अप्रैल से अगस्त के पढ़िए, उससे पीछे भी आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दे वुड नॉट कम इन योर एग्जाम, बट यू विल डू देम एट व्हाट कॉस्ट। आपको वो याद भी नहीं रहेगा और आपकी रिवीजन भी सफर करेगी फॉर दिस 5 months। सो माई एडवाइस इज दैट गो फॉर दिस 5 months, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसको ही 3-4 बार रिवाइज करो, इस पे ही बेट लगाओ, दैट विल गिव यू बेटर रिटर्न फॉर योर एफर्ट। और जब आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो डू नॉट जस्ट फोकस ऑन जीए, बिकॉज दो दी पैटर्न सेज जनरल अवेयरनेस, बट in your examinations of RBI, SEBI, NABARD, all these examinations, most of the questions you will find they are from schemes, reports, RBI notifications, ESI and finance current affairs. They shall be given the first priority. Then you shall be moving towards the GA। और GA को एंड में कीजिए। GA सबसे ज्यादा फैक्चुअल है इनमें से, GA को एंड में कीजिए as you move closer to your exam। और GA 3 ही महीने का कीजिए। इनफैक्ट
जो मैं बाकी चीजें बोल रहा हूं वो आप 5 महीने की कर सकते हैं, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स, बट जीए शैल ओनली बी डन फॉर 3 months। और पीआईबी की जो भी न्यूज रहेंगी उन पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। A healthy number of questions in your exam are actually sourced from PIB, Press Information Bureau। ये गोल्ड माइन है आपके नंबर्स के लिए, इसको अच्छे से कीजिए। जो भी न्यूज पीआईबी से रिलेटेड है उसको बहुत अच्छे से कीजिए। एंड सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज यू कैन इन करंट अफेयर्स। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रीड द एंटायर थिंग, ट्राई टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ऐसा नहीं है अब 5 महीने के ही करंट अफेयर्स रिवर्स इंजीनियरिंग से शुरू कर दें। दैट विल नॉट बी समथिंग I would say a good strategy. So maybe 3 महीने के अच्छे से पढ़ लो, अप्रैल में के you can do from reverse engineering. So MCQs can help you learn through reverse engineering, or if you have read everything, they can help you revise through examination like questions। उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे आप जितने मर्जी सोर्सेज पिक कर लीजिए, मे बी यू कैन डू MCQs from 3 different sources. So here the funda of multiple sources can be applied, but for reading your current affairs just follow one source very strictly। वो कोई भी हो, I don't care। लोग बोलते हैं सर ये अच्छा है वो अच्छा है, actually there is no single one definite source which can help you score 80 out of 80 and that is not required also। आपको 30-35 लेने हैं, that would be good score if we go by the level of questions that are being asked। और उसके लिए कोई भी एक सिंगल सोर्स will help you, but हाँ कोई गलत सोर्स मत यूज कीजिएगा जो आरबीआई के लिए है ही नहीं। कि मैंने बैंकिंग वाला मैगजीन पढ़ लिया, अरे उसमें तो स्कीम्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस या रिपोर्ट्स थे ही नहीं, उसमें तो सिर्फ जीए था। सो दैट वन सिंगल सोर्स विच इज नॉट मेंट फॉर आरबीआई कैन किल योर चांसेस, बट एनी वन सिंगल सोर्स विच इज एक्चुअली मेंट फॉर आरबीआई कैन हेल्प यू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। फेज 2 में सबसे ज्यादा अच्छे से आपने एफएम करना है। इट इज द मोस्ट स्कोरिंग पेपर, द हाईएस्ट मार्क्स ईच ईयर which people get are in FM। आप पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देख लो, आरटीआई में भी हमने डाला था, यही लिखा था कि एफएम में ही हर साल हाईएस्ट नंबर आते हैं। और ईएसआई सबसे ज्यादा अनप्रडिक्टेबल है, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप जितना भी पढ़ के जाएं, आई थिंक टू गेट 60 ऑड इज अ वेरी गुड नंबर इन ईएसआई। तो सबसे ज्यादा एफर्ट एफएम पे लगाएं, उसमें कुछ भी मत छोड़ें, ट्राई टू डू एवरीथिंग। आई कैन tell you that people score 40-45 plus in objective and 40-45 plus in descriptive। तो 80-85 तक मार्क्स आ सकते हैं आपके एफएम में। If I talk about descriptive English, that should be the second priority for you even before ESI, because ESI तो अगर आपने करंट अफेयर्स कर लिया आपका बहुत हद तक हो ही गया है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर ली तो बहुत हद तक हो ही गया है। What will actually suffer is descriptive English। This is also 100 marks, a 10 marks difference here। आप इमेजिन करो आपके descriptive English में 60 की जगह 70 या 75 आते हैं, it can actually shoot up your rank so high कि जो सीट्स कम है ना आप उसकी भी भरपाई कर सकते हो। Then moving on to descriptive writing, descriptive writing again is one of the trickiest thing। ये phase 2 का ही पार्ट है। अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इंटरफेस में। इवन दोज हु वुड हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट एट देयर होम, दे स्ट्रगल विद द इंटरफेस बिकॉज वहां पे स्क्रीन बहुत छोटा होता है। सो यू नीड टू टाइप योर आंसर्स एट होम इन दैट काइंड ऑफ इंटरफेस ओनली। तो ये देखो कि एग्जामिनेशन टाइप इंटरफेस कहां मिलेगा, अपने लैपटॉप के कंफर्ट में मत रहो। इट कैन नो देन मेक योर लाइफ डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू द रियल एग्जामिनेशन। और कीबोर्ड्स, एक ही कीबोर्ड पे प्रैक्टिस मत कीजिए। अगेन यू विल गेट सो मच कंफर्टेबल विद दैट कीबोर्ड दैट इन द एग्जामिनेशन व्हेन द कीबोर्ड चेंजेस यू विल फील अ लिटिल अनकंफर्ट, यू विल नॉट बी एबल टू टाइप विद द सेम स्पीड। तो घर पे ही 10-15 कीबोर्ड लाओ, अलग अलग लाओ, उनको चेंज कर करके यूज करो सो दैट you are not getting used to any single keyboard and you are adapting to different keyboards at different times। तो ये तो इंटरफेस की कहानी होगी। बाकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत सारे लोग एरर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स, पंक्चुएशन एरर्स। नाउ हैविंग these kind of errors in your answers will give a very negative view of your to the examiner। इसको हमें बिल्कुल कंट्रोल करना है। and we have to also work on a typing speed because I've seen हमें आंसर लिखना आता है, नहीं भी लिखना आता तो हम लिख सकते हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली स्टॉपिंग अस फ्रॉम कवरिंग और कंप्लीटिंग अ पेपर इज द लैक ऑफ टाइपिंग स्पीड। तो उस पर बहुत काम करना है। देयर आर सम सॉफ्टवेयर ऑल्सो विच कैन हेल्प यू इन नाउ टाइपिंग फास्टर,
बट उसकी शायद जरूरत नहीं है. इफ यू कीप टाइपिंग वन आंसर डेली, टू आंसर डेली, दैट विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू इंप्रूव योर टाइपिंग स्पीड इन द नेक्स्ट 90 days. और हर चैप्टर पे fodder बना लें. One of the main problem which students encounter while writing is that they're not able to recall the current affairs. They're not able to integrate the current affairs in their answers because there are too much current affairs on every topic. You don't remember anything, and when you start recalling, it's like too much of information which is not coming out. So the best thing is, आप एक पेज ले लो यार, आप एक सिंपल पेज ले लो, ब्लैंक पेज, ऊपर लिखो हेल्थ और नीचे 10 पॉइंट्स लिख लो हेल्थ सेक्टर पे. कोई रिपोर्ट क्या कहती है, इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, बजट क्या कहता है, कोई स्कीम उसके ऊपर लॉन्च की गई है, उसका क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है. इस तरह से आप 10-12 पॉइंट लिख लीजिए हर टॉपिक पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, पॉवर्टी पे. आई थिंक इफ यू do like this, there would not be more than 50 topics on which you would have to write points. 50 into 10, 500 points, you can remember them easily, and then they can be cross utilized also. Poverty पे आंसर लिख रहे हैं तो poverty के points तो काम आएंगे ही, unemployment के points भी you will also be able to merge and combine in that answer. तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में प्रैक्टिस तो करनी ही है, फॉर्डर मटेरियल बनाना है, एरर्स पे काम करना है, इंटरफेस हमें मॉक करना है. और लास्ट पॉइंट जो बहुत जरूरी है, ओवर लास्ट सम इयर्स आई हैव सीन दैट एवरी ईयर दे आर सेटिंग अ आंसर फ्रॉम आरबीआई रिपोर्ट्स और सम अदर रिपोर्ट्स इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर. आरबीआई रिपोर्ट्स की बात करूं तो 4 रिपोर्ट्स हैं. आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन द बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई, एंड द फोर्थ वन इज करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट. ये चारों रिपोर्ट्स आपको डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेशन से पढ़नी है. देयर हैव बीन क्वेश्चंस फ्रॉम दीज रिपोर्ट्स इन द पास्ट. इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाउ इट हैज कम वेरी क्लोजर टू योर एग्जाम. आई एम श्योर देयर कैन बी सम क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, इफ नॉट डिस्क्रिप्टिव एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव. और इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक होगी, और जो कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं माइग्रेशन पे, पॉवर्टी पे, इन पे आप अच्छे से डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेशन से भी पढ़ के जाइएगा. 1-2 क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, सो वी कैन नॉट मिस दिस पॉइंट इन द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग थिंग. नाउ कमिंग ऑन टू द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट कब शुरू करने हैं, रेदर देन टेलिंग यू कि आप इस डेट से शुरू करो, आई वुड टेल यू दैट यू शुड स्टार्ट योर मॉक टेस्ट व्हेन यू हैव कवर्ड 70% ऑफ योर सिलेबस. उससे अगर पहले करेंगे देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग योर मॉक टेस्ट इज गेटिंग डिफीटेड. मॉक टेस्ट का पर्पस क्वेश्चंस देख के लर्न करना नहीं है. मॉक टेस्ट का एक्चुअल पर्पस है दैट यू रीड समथिंग एंड देन यू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आप मॉक टेस्ट में जाकर क्या नंबर ले पा रहे हैं, टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, गेस वर्क कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर पा रहे हैं, राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस. ये सारी चीजें आपने मॉक टेस्ट के थ्रू ही सीखनी है. सो प्लीज स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट ओनली इफ यू हैव कवर्ड 70% ऑफ योर सिलेबस, देन ओनली इट विल मेक सेंस. एंड डू नॉट गिव मॉक टेस्ट इन हरी कि आज एक दे दिया, फिर शाम को दे दिया, फिर कल दे दिया. आई वुड से स्पेस आउट योर मॉक टेस्ट. एक दिन दो, फिर एक दिन छोड़ो, अगले दिन दो, लाइक नो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. एंड follow this rule of 1:1, which I feel that if you give mock test for 2 hours, then spend 2 hours on analyzing it. Analyze क्या करना है कि मैंने सही क्वेश्चंस पिक किए, क्या मैंने कुछ आसान क्वेश्चंस छोड़ दिए या कुछ मुश्किल क्वेश्चंस उठा लिए. Have I done any silly mistakes कि मैंने क्वेश्चंस या ऑप्शन सही से नहीं पढ़े. Have I not been able to do some questions though I have read the content but I forgot now. तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है और इस पे काम करना है. आई बिलीव बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है. आई बिलीव कि अगर आप सेम नॉलेज से भी मॉक टेस्ट देंगे ना, आपके नंबर 4 से 5 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं अगर आप सही से एनालाइज करके मॉक टेस्ट को देना सीखें. यस, विद द सेम नॉलेज, विदाउट रीडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स. और जो भी मॉक टेस्ट दें, ऑलवेज गिव मॉक टेस्ट इन वन गो. आप मॉक टेस्ट को रोके नहीं, बीच में पॉज नहीं करें, बिकॉज दैट विल नॉट मेक एनी सेंस एंड दैट इज एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग यू. आपको याद भी नहीं रहेगा आपने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, कौन सा आप मार्क करके गए थे. सो ऑलवेज गिव मॉक टेस्ट इन वन गो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत लोग गलती करते हैं, सर मुझे ऑफिस जाना था, मैंने ये करना था, सो मैंने मॉक टेस्ट बीच में छोड़ दिया.
And revision is very, very important. Even if you're able to do 80% of your syllabus, but do revise it multiple times. 2 बार 3 बार रिवाइज करना है. एग्जाम से 10 दिन पहले हमें सिर्फ रिवाइज करना है. And there is a 1-1-1 rule of revision, which is actually that whatever you read today, revise it today, then revise it after 1 week and revise it after 1 month. This is 1 cube rule of revision. आप अगर इसको implement करेंगे, there is a good chance that you will be able to remember the things for the next 2 months. It is very difficult to implement. अगर इसको implement करना है, you need a proper diary in which you will keep writing that on this date I have read this, and then immediately you note down that 1 week from now, whatever is the date I have to revise this. 1 month from now, you go to the diary, and after 1 month, whatever is the date you write there that I have to revise this. So it is very difficult to implement, but say the bigger problems can be difficult to solve, but you can solve them by being focused on them and by being procedural about them. तो ये आपको करना पड़ेगा. और MCQs बहुत अच्छा सोर्स है रिवाइज करने का. अगर हमें टाइम नहीं मिल रहा है, वी आर नॉट एबल टू रिवाइज थिंग्स बाय गोइंग थ्रू ऑल द PDFs अगेन, आई वुड से डू लॉट ऑफ MCQs. 5000 तक MCQs करने चाहिए किसी भी सीरियस एस्पिरेंट को, कंबाइंड फॉर फेज 1 ऑल दी सब्जेक्ट्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड योर GA एंड मे बी मॉक टेस्ट फॉर फेज 1. ज्यादा नंबर नहीं है, सुनने में ज्यादा लग रहा है, बट इतना आप कर सकते हैं आराम से. सो ये कुछ फंडाज हैं विच आर रियली नीडेड एट दिस पॉइंट इन टाइम. ठीक है, बिकॉज अभी आपके पास टाइम नहीं है. Time is something which is actually killing your chances rather than your effort or your passion or your intent. So we have to fight against time, and the best way to fight against time is to have the right strategy so that हम time से लड़ ही नहीं रहे, उससे punch कर रहे हैं, and we are moving ahead. And in case you're looking for any assisted preparation, we have launched this crash course in which classes are starting from 30th of July, live classes. So in this live crash course, we are going to teach you everything from scratch, whether that is phase 1, quant, reasoning, English, GA, or your phase 2 subjects like finance, ESI, management. Everything is being taught from scratch. थोड़ा fast pace रहेगा, but yet it would be very comprehensive. It's not like कि बस ऊपर से करवा दिया. And it is for anyone. You have any background, you can come to this crash course. So ये 30th July से शुरू हो रहा है. And we are offering 61% off on this crash course, and the code is RBS61. For more details, you can click on the link in the description of this video, and or you can call us at our numbers given on the website. My team will help you out. So with that, I take your leave, and I want to wish you best of luck. It's tough times ahead, but as they say, जब tough time आता है, तो जो tough लोग होते हैं वो और टफ हो जाते हैं, उस टफ टाइम को पास कर लेते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.